हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2017 नवंबर के पेपर 1 सेट ए के 16 से 20 तक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का मतलब है, जो स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन होता है क्लासरूम में, वो स्टूडेंट्स में किस चीज़ को रिड्यूस कर सकता है इन चारों ऑप्शन में से। इसको इन्होंने हिंदी में बोला है स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति। तो अब जो ये वर्ड है इसको पहले समझना होगा कि स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या। जैसा कि हम देखते हैं कि जो सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं वहाँ पर हमको एक आवाज़ हम अच्छे से प्रोड्यूस होकर हमारे कानों में जाती है, चारों ओर से आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। ये उस जैसा एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर क्लासरूम में ऐसा माहौल होगा कि बच्चे को चारों ओर से पूरा एक होम थिएटर टाइप की आवाज़ सुनाई देगी, तो वो बच्चों को या लर्नर को इन चारों में से किस चीज़ में सहायता करेगी, उसकी क्या चीज़ रिड्यूस करेगी। फर्स्ट है कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, बोध में संज्ञानात्मक भार। हाँ, ये उसको कम करेगी, क्योंकि बच्चा जितना टाइम जो आवाज़ एक धीरे सी स्लो साउंड कहीं से आवाज़ आ रही है उसको सुनने में, फिर उसको समझने में जितना टाइम खर्च करेगा, उसकी बजाय अगर एक अच्छी क्वालिटी की वॉइस उसको सुनाई देगी तो उसको जो कॉग्निटिव लोड है किसी भी चीज़ को समझने में वो कम हो जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर टीचर इज़ नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। एक्सीलेंस कहाँ से, उसमें कोई रिड्यूस नहीं होगा। इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, इसका टेक्नोलॉजी से भी कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है और ना उसकी इससे टेक्नोलॉजी में रुचि घटेगी। तो हमारा सही आंसर है कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, बोध में संज्ञानात्मक भार। क्वेश्चन नंबर 18, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी। जो क्लासरूम में टीचर और बच्चों के बीच में जो भी वार्तालाप या कम्युनिकेशन या संवाद होता है वो कैसा होना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। कंट्राइव्ड माने काल्पनिक, अगर हम बच्चों से काल्पनिक बातें करते रहेंगे तो बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो उस पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाए, तो ये संवाद नहीं होना चाहिए। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। अमूर्त माने जिसका जो रियलिटी में हम बच्चों के सामने नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जैसे कि हम उनको बातें करते हैं और जैसे मैथ्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो अमूर्त रूप में पढ़ा रहे होते हैं। तो अमूर्त भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हमें उन्हें ऑब्जेक्ट से रिलेट करके, कुछ एग्जाम्पल से रिलेट करके मूर्त के फॉर्म में उनसे बात करनी चाहिए, जिसको कि हम कॉन्क्रीट भी कहते हैं। फोर्थ है नॉन डिस्क्रिप्टिव माने गैर विवरणात्मक, उनको किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है। सब उनको पूरे एग्जाम्पल्स दे के अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाना चाहिए। अब बचा सेकंड ऑप्शन जो कि है एम्पैथेटिक, तदनुभूतिक हिंदी में इसको बोला गया है। तो इसका मतलब है कि टीचर और बच्चों के बीच में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो ऐसा होना चाहिए कि टीचर बच्चों की बात को अच्छे से समझ सके और उनके लेवल पर पहुंचकर उनकी नीड के अनुसार उनको चीज़ को समझा सके। एम्पैथेटिक का एक मीनिंग होता है सहानुभूतिपूर्ण, बट यहाँ पर उसका एग्जैक्ट सहानुभूतिपूर्ण मतलब नहीं है, बस यही है कि बच्चे के माइंड को समझ के उसके अनुसार उनको पढ़ाना। तो इसका आंसर है सही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद अ। एक अच्छा जो संप्रेषण है या प्रस्तुत करता है वो अपनी प्रस्तुतिकरण को इन चारों में से किस चीज़ से शुरू करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सोचिए, अगर किसी भी प्रेजेंटेशन में या कहीं पर भी प्रस्तुतकर्ता ने एक बहुत जटिल क्वेश्चन पहले से ही पूछ लिया और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको उसका आंसर नहीं आया, तो क्या उनकी रुचि उसमें जुड़ी रहेगी? जी नहीं, काफ़ी सारे लोगों की उसमें से रुचि हट जाएगी, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है नॉन सिक्योटर। नॉन सिक्योटर का अर्थ होता है ऐसा स्टेटमेंट जो कि
लॉजिकली अपने से पहले आए हुए स्टेटमेंट्स के साथ में या उनको कंप्लीट नहीं करता। इसको हम इससे देख सकते हैं, a conclusion or statement that does not logically follow from the previous argument or statement। तो इसके अनुसार अगर जो प्रस्तुति करता है वो किसी ऐसे स्टेटमेंट को यूज़ करता है जो कि उससे पहले वाले आर्गुमेंट को लॉजिकली फॉलो नहीं करता, तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो गलत होगा। अगला है रिपीटेटिव फ्रेज। स्टार्टिंग में ही अगर कोई जो प्रस्तुत करता है वो बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रेजेस को बोलना शुरू करती है जो रिपीटेटिव है, तो भी ये सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर को इन्होंने हिंदी में बताया है सुगम पूर्वाभ्यास। अर्थात अगर हम जो हमारी ऑडियंस है उसको प्रारंभ में स्टार्टिंग में ही कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइज करवाएं, जिससे कि जो हम उनको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो हम उनको बताना चाह रहे हैं, या जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड चीज़ कुछ बताएं, तो उनका जो ध्यान है वो सारा का सारा उस टॉपिक में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड बच्चों, कोई हमारा टॉपिक है जो हम बच्चों को समझा रहे हैं या किसी ऑडियंस को बता रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनसे, कुछ पजल सॉल्व करवाएं, जिससे कि उनके क्रिएटिव माइंड के बारे में उनका ध्यान आए। तो इन सभी को हम बोलते हैं आइस ब्रेकर्स, इन शॉर्ट एक्टिविटीज़ को। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इन्हांस्ड बाय। किसी भी क्लास में मैसेज को रिसीव करना, मतलब मैसेज को ग्रहण करना जो टीचर पढ़ा रहा है, उस चीज़ को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग अ व्यू पॉइंट, कि बच्चों का हम कोई एक व्यू पॉइंट बना दें, उनका दृष्टिकोण स्थापित कर दें किसी भी चीज़ को लेके, ये हो सकता है, तो उसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, मतलब किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उस चीज़ को हम पूरी क्लास के सामने बता दें कि इस बच्चे को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे का मनोबल गिरेगा, ना कि बच्चों को मैसेज जो है वो अच्छे से वो रिसीव कर पाएंगे। थर्ड है इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाई चांस हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है कंप्यूटर के पार्ट से रिलेटेड, और हमने उन्हें बहुत सारे, एकदम से बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये भी उसके पार्ट्स होते हैं, ये आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इससे मैसेज इंक्रीज नहीं होगा, केवल उनका लोड ही बढ़ेगा। फोर्थ है यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, कि हम बहुत तेज़ आवाज़ वाले ऑडियो टूल्स क्लास में यूज़ करें, जिससे कि सभी बच्चों तक आवाज़ पहुँचे, पर इससे उनके मानसिक स्तर पर या उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ज़्यादा देर तक ज़्यादा डेसिबल वाली आवाज़ सुनने से। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों का सही दृष्टिकोण स्थापित करना, स्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि अगर हमने किसी भी मैसेज को बताते समय उनको इतने अच्छे से बता दिया कि उनका किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन गया, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण बन गया, तो जो हम मैसेज अपना बताना चाह रहे हैं उनको, वो उनको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और आगे के क्वेश्चंस और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर ये सारी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।